मैं ना 10th लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है टाइटल में, ये होगा ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट के ऊपर। इसमें बच्चों मैंने कोशिश की है कि ना जिस तरह अभी एग्ज़ाम के हवाले से भी कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर कौन से सवाल तैयार करें, तो उसको भी मद्देनज़र रखते हुए ये लेक्चर तैयार किया। आप इसको पूरा देखें। कुछ स्लाइड्स जो है ना मैं देख रहा हूँ वो थोड़ा सा लेंथी भी है और थोड़ा सा, लेकिन आप इसको पूरा पढ़ें, एक दफ़ा पूरा पढ़ें तो फिर जो जूम मीटिंग होगी तो उसमें भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि जो मसले मसाइल होंगे। तो ये सवाल है और एक एक सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको बताऊं व्हाट इज ट्रांजैक्शन। तो यहाँ से करते हैं। ट्रांजैक्शन आप कह लें इट इज़ ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ट्रांजैक्शन इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब ट्रांजैक्शन, ये मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज ट्रांजैक्शन, तो आप लोग एटीएम में जाते होंगे, ट्रांजैक्शन करते होंगे, तो लेकिन इंग्लिश में ये है कि ए ट्रांजैक्शन कैन बी डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब देखो एक एम्प्लॉय है ना, वो ट्रांसफ़र करना चाह रहा है 500 रुपये फ्रॉम एज अकाउंट टू बी अकाउंट। आप लोग बैंक में जाते हैं ना, आप कहते हैं यार ये ज़रा ट्रांसफ़र कर दो, और ये मैंने एम्प्लॉय दिखाया है एक तो ये ना सपोज करें मैनेजर है बैंक का, तो देखो ये ट्रांजैक्शन है। रीड ए और ए में से 500 रुपया माइनस कर दो, सेकंड स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ। फिर है राइट ए के अकाउंट में ना अपडेट कर दो, फिर रीड बी, बी का अकाउंट रीड करो, बी में 500 रुपये ऐड कर दो और फिर अपडेट कर दो बी का अकाउंट। तो अगर मैं समराइज करूं तो इसका मतलब ये है कि ट्रांजैक्शन इज ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, और ये इसकी एग्जांपल भी है कि अच्छा अब ये है कि transaction provides mechanism for describing logical units of database processing. Transaction is executing program. A transaction includes one or more database operations. जो हमने operations पढ़ते हैं ना हम लोग, add, delete, update, तो एक transaction में वो कई हो जाते हैं, कई मिल के कई बन जाते हैं। तो बहुत सारी operations होंगी, लेकिन उन सारों को हम एक transaction कहेंगे। अच्छा, अब ट्रांजैक्शन में ना बहुत सारे ऑपरेशन है, लेकिन दो बेसिक ऑपरेशन है। यानी कि अगर मैं आपसे सवाल पूछूं ना व्हाट आर बेसिक ऑपरेशंस ऑफ ट्रांजैक्शन, तो आपने ये कहनी है रीड आइटम और राइट आइटम। रीड आइटम का मतलब है कि डेटाबेस आइटम नेम्ड एक्स, ये कोई फील्ड भी हो सकती है, और ये पूरे का पूरा टेबल एक्स जो है ना वो किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो रीड आइटम का मतलब है कि एक वेरिएबल को रीड करो, और राइट आइटम का मतलब है उसको राइट कर दो, जिसका नाम आप यहाँ पे रीड आइटम वाई भी लिख सकते हैं, राइट आइटम वाई भी लिख सकते हैं, लेकिन ये मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि दो बेसिक ऑपरेशन है, रीड आइटम और राइट आइटम। अच्छा, अब ना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एसिड प्रॉपर्टीज। इससे पहले ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, तो आपको ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हम ट्रांजैक्शन की बात कर तो रहे हैं, लेकिन ये कहाँ कहाँ पे आपको नजर आते हैं रियल लाइफ में, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स। तो आप मुझे बताएं, जब आप एयरलाइन जाते हैं तो वहाँ पे नज़र आता है। एयरलाइन में आप जब आप लोग इंशाल्लाह उम्रा करने जाएंगे या हज करने जाएंगे तो वो आप ट्रांजैक्शन करेंगे। बैंक में डेली ट्रांजैक्शंस होती हैं, क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शंस हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं, कोई आपने दराज से शॉपिंग की है, और आपको पता है उधर आजकल सेल भी लगी हुई है, जितनी मर्ज़ी आप शॉपिंग करें। तो स्टॉक मार्केट्स हैं और सुपरमार्केट, जब आप मेट्रो जाते हैं वहाँ पे आप चेकआउट्स करते हैं, तो वहाँ पर ये ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स ऐसे सिस्टम्स होते हैं विद लार्ज डेटाबेसेस एंड हंड्रेड्स ऑफ कंकरेंट यूज़र। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि
और आज के लेक्चर में आप देखेंगे कि कंकरेंसी कैसे अचीव की जाती है। आप मुझे बताएं, कभी ऐसे हुआ है कि मेट्रो आप गए हों और मेट्रो में ना मैं इस लाहौर के मेट्रो की बात करूं, वहाँ पे पैरेलल लोग जो हैं वो कर रहे थे। ऐसा नहीं होता कि उनको कहा जाए कि सारे एक लाइन में खड़े हो जाओ और मैं वन बाय वन ही ट्रांजैक्शन करूंगा। तो ये कंकरेंट यूजर्स होते हैं। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है एसिड प्रॉपर्टीज। और आपको पता है कि एसिड प्रॉपर्टीज जो है ना, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और देखते हैं अगली स्लाइड में कैसे आ। तो एसिड प्रॉपर्टीज ये हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो एसिड है ना, ये एक्रोनिम है। ए फॉर एटॉमिसिटी, सी फॉर कंसिस्टेंसी, आई फॉर आइसोलेशन और डी फॉर ड्यूरेबिलिटी। यानी ये एक्रोनिम है ना। मैं आपसे कहूँगा व्हाट आर एसिड प्रॉपर्टीज, तो आपने बस ये नाम लिख देने हैं, लेकिन हम इसको समझते हैं, ठीक है। अब एटॉमिसिटी का क्या मतलब है? एटॉमिसिटी, इट इज एटॉम, इट शुड बी आइदर परफॉर्म्ड और नॉट परफॉर्म्ड एट ऑल। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर एक ट्रांजैक्शन में 100 इंस्ट्रक्शंस है ना, तो सारी एग्जीक्यूट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंस्ट्रक्शन 6 पे आके तो कोई मसला हुआ है तो 5 जो है वो हो जाएं और बाकी ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। ट्रांजैक्शन या तो सारी की सारी एग्जीक्यूट होगी या फिर बिल्कुल भी नहीं होगी, रोल बैक हो जाएगी। और मेरी ख्वाहिश है कि मैं आप लोगों को ना इसका प्रैक्टिकल भी कराऊं कि रोल बैक कैसे करते हैं। तो अब देखो, ये दूसरा वाला जो है ना, इसमें आ रहा है कि रीड ए। अब एक बंदा है, उसके अकाउंट से ना 500 रुपये उसने, सपोज करो ये कोई बाप बेटे का अकाउंट है ए और बी, और बाप के अकाउंट से 500 रुपया जो था वो डिडक्ट हो गया। और सपोज करो उसके अकाउंट में 10,000 रुपया थे, अब 9,500 रुपये रह गए। लेकिन वहाँ पे ना फेल्योर आ गया। तो अब ये हुआ कि और फेल्योर किसी भी वजह से आ सकता है। कोई लाइट चली गई, कोई सिस्टम खराब हो गया। तो अब ये हुआ है कि बाप के अकाउंट से तो डिडक्ट हो गए, लेकिन बेटे को नहीं मिल सके, बेटे को उसकी फीस नहीं मिल सकी। तो अब बताओ क्या होगा? ये ट्रांजैक्शन रोल बैक हो जाएगी। तो ट्रांजैक्शन की ये प्रॉपर्टी है कि या तो ये पूरी एग्जीक्यूट होती है या फिर बिल्कुल भी नहीं होती। और अब कहेंगे ये कौन, ये डीबीएमएस में ना एक ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट कंपोनेंट होता है जो कि इसका ख्याल रखता है। तो दूसरी जो एसिड में सी है ना, उसका नाम है कंसिस्टेंसी। अच्छा, वैसे आपको पता है, अगर मैं आपको ना मिसाल देता हूँ कि कुछ प्लेयर्स होते हैं, आप कहते हैं बड़ा कंसिस्टेंट है कि हर मैच में ही 50 रन बनाता है। तो कंसिस्टेंसी वहाँ से भी आप सोच सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी का ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में क्या लिंक है वो हम पढ़ते हैं। सब अब ये बड़े गौर से आपने देखना है। देखिए, मैंने आपके सामने ये दो ब्लू बॉक्सेस डाले हैं और सपोज करें कि डेटाबेस 1 कंसिस्टेंट थी। जब T1 उस पर ट्रांजैक्शन हुई ना उस डेटाबेस पे, तो उसके बाद वो एक नई स्टेट पे चली गई जिसको कहेंगे DB2। तो अब यहाँ पे आप कहेंगे सर ये कंसिस्टेंसी का यहाँ पे ज़रा एक्सप्लेन करें। तो देखो, सपोज करो ये T1 ट्रांजैक्शन कर क्या रही है, और एक अकाउंट है ए और एक है बी। तो उन दोनों में 5,500 रुपया। तो आप मुझे बताएं कि अभी ना ट्रांजैक्शन नहीं हुई, तो ए प्लस बी टोटल कितने हो गए? 10,000। ऐसा ही है। अब ट्रांजैक्शन हुई तो ए में से कितने माइनस हो गए? 500। तो ए कितना हो गया? 4,500। और फिर बी ने रीड किया और बी में 500 रुपया ऐड हो गया। तो बी कितना हो गया? 5,500। तो 4,500 और प्लस 5,500 करें तो वो 10,000 बन जाता है। इसका मतलब है कि DB2 में भी जब ए प्लस बी करें ना, तो टोटल 10,000 ही होना चाहिए। तो DB1 में जो कंसिस्टेंट था डेटाबेस, जब ट्रांजैक्शन अप्लाई हुई तो DB2 में भी स्टेट जो है वो कंसिस्टेंट ही रही। तो ये प्रॉपर्टी है, दूसरी प्रॉपर्टी है कंसिस्टेंसी। और इसका मकसद ये है कि ट्रांजैक्शन जो है ना वो कंसिस्टेंसी प्रिजर्विंग होनी चाहिए। और
एक डेटाबेस की स्टेट से दूसरी में अगर वो जाए तो उसमें कोई चेंजेस, इस तरह चेंजेस जो हैं वो भी कंसिस्टेंट ही हों और डेटाबेस की स्टेट कंसिस्टेंट रहे। अब ये ना तीसरा है आइसोलेशन। तो अच्छा, पहली चीज़ ये है, ये ना प्रैक्टिकली आइसोलेशन नहीं, ये लॉजिकल आइसोलेशन होती है। So a transaction should appear as it is being executed in isolation from other transactions, even though many transactions are executing concurrently. मैं आपको ना एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आपको पता है, अगर आप किसी कैफे में जाएं और वहाँ पर आप एक ऑर्डर करें और उस वक्त बंदे नहीं है ना, आप अकेले हैं, तो आपका ऑर्डर आ जाता है 5 मिनट के बाद आपका ऑर्डर आ जाता है। लेकिन अब क्या होता है कि अगले दिन आप जाते हैं और लोग बहुत ज़्यादा हैं और फिर आप ऑर्डर देते हैं, तो वो ऑर्डर जो होता है वो 5 मिनट के बाद आ जाता है। तो चाहे वो बंदे उधर हैं या नहीं है, उससे आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। तो आपको ऐसे लग रहा है कि आप अभी भी आइसोलेशन में ही हैं, आइसोलेशन में कैफे में बैठे हैं और कोई उसमें फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पर भी अगर मैं डेटाबेस ट्रांजैक्शन की बात करूँ, तो अगर रेलवे ट्रांजैक्शन पे आपने आइसोलेशन में आपको ये लग रहा होता है कि जैसे आप अकेले बुकिंग करा रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग एट द सेम टाइम बुकिंग कर रहे होते हैं। अगर आप एयरप्लेन की ट्रांजैक्शन की बात करें तो या फिर आप बैंक की ट्रांजैक्शंस की बात करें, तो एट ए टाइम कई कर रहे होते हैं, लेकिन बज़ाहिर आपको लग रहा होता है कि ये आप अकेले ही उस वक्त आइसोलेशन कर रहे हैं। और ऐसा होना भी चाहिए कि आपकी जब ट्रांजैक्शन हो, इट शुड अपीयर कि उसको ऐसे लग रहा हो कि जैसे अकेले ही ट्रांजैक्शन है। और ये डीबी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बड़े आराम से ये चीज़ परफॉर्म कर लेते हैं। और आइसोलेशन में ये है कि इसको इंग्लिश में भी आप ये लिख दीजिएगा कि ट्रांजैक्शन शुड अपीयर as it is being executed in isolation even though many transactions are executing। और एग्जीक्यूशन, उस ट्रांजैक्शन की एग्जीक्यूशन ना इंटरफियरेंस नहीं होनी चाहिए कि दूसरी भी ट्रांजैक्शंस चल रही हैं। जैसा कि अब इस स्लाइड में वो बता रहे हैं कि और ये कंकरेंसी कंट्रोल कंपोनेंट होता है जो कि आइसोलेशन को टेक केयर करता है। अब ये है कि T1 फॉर एग्जांपल T1 ने कोई काम करना था, तो सपोज करें तो उस ट्रांजैक्शन ने कोई अपडेट करनी थी किसी अकाउंट में, वो भी हो रही है। लेकिन अगर मल्टी यूज़र सिस्टम है, T1 और T2 इंटरलीव्ड फैशन में काम कर रहे हैं, तब भी वो रिजल्ट सेम ही आना चाहिए। ऐसा ना हो कि अगर दो ट्रांजैक्शन इकट्ठी चल रही हैं तो T1 का रिजल्ट खराब हो जाए। तो ये कंकरेंसी कंट्रोल होगा कंपोनेंट, और जो कि ये इंश्योर करेगा कि T1 अगर अकेले चले तब भी रिजल्ट वही हो, और अगर दो तीन ट्रांजैक्शन इकट्ठी चल रही हैं तब भी रिजल्ट वही हो। फिर ड्यूरेबिलिटी। अच्छा, इसमें ना हम रिकवरी के कुछ प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे। मसलन आपको रिकवरी ड्यूरेबिलिटी का मतलब आपको पता है? ड्यूरेबिलिटी का मतलब ये है कि अगर डेटाबेस जो है क्रैश कर जाए ना, तो उसको आप रिकवर कर सकें। और आपको याद होगा कि मैंने आप लोगों को कुछ प्रैक्टिकल्स कराए थे। जो लोग डेटाबेस की क्लास में आते रहे हैं ना, उनको मैंने कहा था कि देखो, ये एक होता है टेल लॉग बैकअप। तो अगर डेटाबेस क्रैश भी हो जाए तो आप उसको रिकवर कर लेते हैं। तो ड्यूरेबिलिटी का मतलब यही है कि अगर एक दफ़ा ट्रांजैक्शन कमिट हो गई है और डेटाबेस अपडेट हो गया, तो उसको लॉस्ट नहीं होना चाहिए किसी फेल्योर की वजह से। मसलन डेटाबेस अगर करप्ट हो गया तो फौरन रिकवर हो। इस तरह तो अगर देखें ना, अगर डेटाबेस ही करप्ट हो जाए तो फिर लोगों के अकाउंट्स जो हैं उसमें जो है वो कहेगा कि मेरे अकाउंट में 20,000 रुपये पड़ा है, लेकिन वो कहे कि डेटाबेस ही करप्ट हो गई है। तो ये ड्यूरेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और ये रिकवरी के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि हम लेक्चर्स में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा उसके कि कैसे बिफोर इमेज आप पहले लॉग में रखते हैं और आफ्टर इमेज। तो ये थोड़ा सा हम आगे पढ़ेंगे। तो अगर मैं इस सारे प्रोसेस को समअप करूं तो आपने कितनी चीज़ें पढ़ी? एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। अच्छा, अब ना जो लोग जिन लोगों को शौक है ना एग्जाम में अच्छे नंबर लेने का, वो इस स्लाइड को, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ें। व्हाट आर ट्रांजैक्शन स्टेट्स? तो ये 5 ट्रांजैक्शन स्टेट्स हैं: एक्टिव, पार्शली कमिटेड, कमिटेड, फेल्ड और टर्मिनेटेड। तो
अगर मैं आपको एक डायग्राम में दिखाऊं वो ज़्यादा बेहतर है। अगली स्लाइड पे ना एक डायग्राम आ रही है, लेकिन ये ट्रांजैक्शन स्टेट्स हैं: एक्टिव, पार्शली कमिटेड, कमिटेड, फेल्ड, टर्मिनेटेड। तो ये देखो, ये ट्रांजैक्शन स्टेट्स हैं। बिगिन ट्रांजैक्शन, बिगिन ट्रांजैक्शन हुई ना, तो इसका मतलब है आपने अगर रीड राइट अभी आप कर रहे हैं तो उसके बाद होगा कि आप एंड करेंगे, तो एंड ट्रांजैक्शन पे वो पार्शली कमिटेड होती है। अगर मैं सीक्वल सर्वर की बात करूँ ना, तो जब तक आप कमिट का वर्ड नहीं लिखते ना, तो वो बेशक फिर सिस्टम उस वक्त बंद कर दे तो वो अबॉर्ट हो जाती है, तो वो डेटाबेस में रिकॉर्ड नहीं जाता। तो ये पहली होगी एक्टिव, फिर है जी पार्शली कमिटेड, और फिर आप जब कीवर्ड लिखते हैं ना कमिट का, तो फिर वो एक स्टेट में चली जाते हैं कमिटेड। अच्छा, पहली बात तो ये समझ लें कि जो स्टेट्स है ना, ये सर्कल में नजर आ रही हैं। अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट आर ट्रांजैक्शन स्टेट्स, एक्टिव, पार्शली कमिटेड, कमिटेड, फेल्ड और टर्मिनेटेड। अबॉर्ट और कमिट जो है ना, ये अबॉर्ट का मतलब होता है निकल जाना है। कभी आपने एटीएम कार्ड पे जाए ना आप लोग, तो आप अपना एटीएम डालें तो किसी वजह से वो फौरन फिर अबॉर्ट हो जाता है, तो अबॉर्ट है और कमिटेड, और फिर आखिरी स्टेट जो होती है वो टर्मिनेटेड है। तो आप ये दोबारा से मैं एक दफ़ा समराइज करता हूँ कि ट्रांजेक्शन बिगिन हुई और रीड राइट आपने शुरू किया, उसके बाद एंड हो गई। एंड पे ये नहीं है कि डेटाबेस अपडेट हो गई है, पार्शली कमिट हुआ है, उस वक्त भी अगर कोई क्रैश आ जाए तो वो अबॉर्ट हो जाता है, तो वो किस में स्टेट में चला जाता है, फेल्ड में। लेकिन अगर कमिट की स्टेटमेंट सही हो गई है और कमिट हो गई है ट्रांजेक्शन, तो फिर स्टेट जाती है कमिटेड, यानी डेटाबेस हार्ड डिस्क पे अपडेट हो गई है, और फिर आखिर में आ जाता है टर्मिनेटेड। तो ये 5 स्टेट्स हैं जो कि आपने बनानी है, ठीक है। तो क्योंकि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इंग्लिश में भी लिखने को आ सकता है, तो इसको ज़रा एक दफ़ा पढ़ भी लेते हैं। तो पहली है जी एक्टिव स्टेट। A transaction goes into active state immediately after it starts, where it can execute its read and write operation। तो ये आपने लिखना है। तो आप ये समझ लें कि जैसे ही आपने फॉर एग्जांपल मैंने ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने हैं पैसे, तो मैंने वहाँ पे कहा जी फंड्स ट्रांसफ़र, एक माई बीएल की ना ऐप है, तो आप उसको अगर सामने रखें तो एक्टिव स्टेट में वो चला गया। अब वो रीड एंड राइट कर रहा है कि वो डिटेक्ट कर रहा है, ये तो ये एक्टिव स्टेट है। जैसे ही ट्रांजेक्शन स्टार्ट होती है तो वो एक्टिव स्टेट में चली जाती है, और एक्टिव स्टेट में आप रीड और राइट कर रहे होते हैं, यानी कि कोई पैसे डिटेक्ट कर रहे हैं, कुछ राइट कर रहे हैं। पार्शली कमिटेड स्टेट, तो पार्शली कमिटेड स्टेट में आपने इंग्लिश में भी लिखना है, व्हेन ट्रांजैक्शन एंड्स इट मूव्स टू पार्शली कमिटेड स्टेट। इसका मतलब ये है कि अभी ना चेंजेस जो है रैम में है। आपको पता है रैम में अगर कोई चीज़ हो ना और लाइट चली जाए तो वो वैनिश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और अभी पार्शली कमिटेड में चेंजेस जो है ना वो डेटाबेस में सेव नहीं हुई। तो ये दूसरी यानी पहली थी एक्टिव, फिर पार्शली कमिटेड स्टेट, फिर आ जाए कमिटेड स्टेट। और अगर सब कुछ सक्सेसफुल है तो ट्रांजैक्शन जो है वो कमिटेड स्टेट पे चली गई है। और कमिटेड स्टेट का मतलब ये है कि डेटाबेस में अब ना जो ट्रांजैक्शन में जो चेंजेस हुई हैं वो डेटाबेस में अपडेट हो गई हैं और परमानेंटली अपडेट हो गई हैं। और जब ट्रांजैक्शन कमिट कर जाए ना, तो फिर वो सेव रहता है, फिर उसको आप यानी कि अब वो रैम में नहीं है, अब वो डेटाबेस में चली गई है। और ये फिर आप ये तीसरे यानी कि पहली होगी एक्टिव, दूसरा है पार्शली कमिटेड, कमिटेड। अब फेल्ड स्टेट, फेल्ड है, ये ट्रांजेक्शन कैन गो टू फेल्ड स्टेट इफ वन ऑफ फेल्योर अकर, कोई फेल्योर आ जाए। और फेल्योर जो टाइप्स ऑफ फेल्योर है ना, उसके ऊपर मैंने एक स्लाइड बनाई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो फिर ट्रांजैक्शन को रोल बैक करना पड़ता है। और अनडू द इफेक्ट ऑफ राइट ऑपरेशन, आपको पता ही है वर्ड आप लोग इस्तेमाल करते हैं, अनडू कर लें या तो चेंजेस जो हैं वो फिनिश हो जाती है। तो फेल्ड स्टेट ये है। टर्मिनेटेड स्टेट, अभी देखो ना आपका जब एग्ज़ाम होगा तो ये सेमेस्टर का टर्मिनेशन हो जाएगी। तो टर्मिनेशन में ये होता है कि ट्रांजैक्शन ख़त्म हो गई और ट्रांजैक्शन ने अपनी चेंजेस जो थी वो रीड और राइट सक्सेसफुली कर ली, और या फिर वो अबॉर्ट हो गया और ट्रांजैक्शन जो है एक स्टेट में चलेगी टर्मिनेटेड, और अब आपने नई ट्रांजैक्शन करनी होगी, पिछली का इफेक्ट जो है वो खत्म हो गया। और कोई फेल्ड होगी ट्रांजैक्शन तो फिर आप उसको रीस्टार्ट कर लें।
अच्छा जी, तो बिगिन ट्रांजैक्शन क्या करता है? दिस मार्क्स बिगिनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। अच्छा, आपको पता है सीक्वल सर्वर में जब आपने ट्रांजैक्शन बनानी हो ना तो आप लिखते हैं बिगिन ट्रांजैक्शन। तो ये एक जिस तरह अगर मैं आपसे कहूँ कि सी प्लस प्लस में इंट मेन लिखते हैं तो स्टार्टिंग प्रोग्राम होता है, तो यहाँ पे ये होगा बिगिन ट्रांजैक्शन। अच्छा, रीड और राइट ऑपरेशंस होते हैं जो कि डेटाबेस पे आइटम्स को एक्सेस कर रहे होते हैं एज ए पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो फॉर एग्जांपल मसलन अकाउंट का एक टेबल है और उसमें मेरे अकाउंट में जितने पैसे पड़े हैं और उसमें अकाउंट बैलेंस को एक्सेस कोई कर रहा है, तो और ये रीड ऑपरेशन हो जाएगा कि रीड मेरे जो अकाउंट के पैसे हैं वो, और अगर उसको कोई अपडेट कर रहा है तो रीड और राइट ऑपरेशन हो जाएगा। और एंड ट्रांजैक्शन जो होती है, इवन सीक्वल सर्वर में भी आप लिखते हैं एंड ट्रांजैक्शन, और कीवर्ड भी लिखते हैं, कमिट का कीवर्ड भी आता है। तो इसका मतलब यही होता है कि ट्रांजैक्शन जो है एंड हो गई है, और ये एक तरह से मार्किंग पॉइंट है। जिस तरह आप अगर सी प्लस प्लस के प्रोग्राम की बात करो तो आप पता है आप ब्रैकेट लगाते हैं और फिर आखिर में ब्रैकेट बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर लेकिन ना डेटाबेस में आपने इसको बकायदा, ये दो कीवर्ड्स हैं बिगिन ट्रांजैक्शन और एंड ट्रांजैक्शन, इसको आपने लिखना है। अच्छा जी, कमिट ट्रांजैक्शन तो एक कीवर्ड होता है कमिट। तो और उससे ये होता है कि चेंजेस जो होती हैं वो डेटाबेस में अपडेट हो जाती हैं। ये मैंने ना एक प्रैक्टिकल स्लाइड बनाई है, तो आप लोगों ने ना इसको चला के देखना है अपने ना सीक्वल सर्वर पे। देखो ये लिखा हुआ है बिगिन ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन बिगिन हुई, और फिर आप लिखते हैं ना रोल बैक्स का मतलब होता है कि अबॉर्ट हो जाए और उसका इफेक्ट ना हो। और कमिट का मतलब होता है अगर कमिट लिखेंगे ना तो फिर वो जब आप दूसरे पेज पे जाके देखना चेंजेस कमिट हो चुकी होंगी। ये जरा प्रैक्टिकल करके देखना, और मैं कोशिश करूंगा कि इसकी ना वीडियो बना दूं ताकि आप लोगों को और भी आसानी से समझ में आ जाए। लेकिन समझाने का मतलब ये है कि ये कोड है कि ये बिगिन ट्रांजैक्शन करो, और वो कह रहा है कि 5 आइटम्स डालो टेबल में, टीबीएल टेस्ट में। और उसके बाद आप ना अगर कमिट नहीं लिखते, बताऊं क्या होगा? आप उसको पेज को बंद करें, दोबारा से क्यूरी उसको एडिटर को ओपन करें, आप देखेंगे डाटा गया ही नहीं है। लेकिन जब कमिट करेंगे तो फिर उसमें डाटा जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको ना एक सवाल तैयार करा रहा हूँ कि हमने अभी कहा है ना कि अगर एक दो बंदे रेलवे स्टेशन पे गए हैं तो दोनों एट ए टाइम जो है वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो उसको कंकरेंट कहेंगे कि दो बंदे अगर एक ही टाइम पे काम कर रहे हैं ना तो उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो वो प्रॉब्लम जो है ना, मैं पहले उसके नाम बताता हूँ आपको और फिर हम बच्चों ये जो मैं सवाल करा रहा हूँ, व्हाट आर प्रॉब्लम्स इन कंकरेंसी, तो इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो ये आपका एग्ज़ाम में भी आएगा और आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है, और मैं कोशिश करूँगा एग्जाम्पल्स के साथ इसको तैयार कराऊँ। तो मैंने जो स्लाइड्स बनाई है ना उसमें यह है कि पहले मैं इसका इंग्लिश में बताऊंगा और फिर एक एग्जांपल कराऊंगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, व्हाट आर प्रॉब्लम्स इन कंकरेंसी। पहले और मतलब समझ लें, कंकरेंसी का मतलब होता है इकट्ठे, जब दो ट्रांजैक्शन इकट्ठा कोई काम करे ना तो क्या है प्रॉब्लम आ सकता है। ये है जी प्रॉब्लम्स इन कंकरेंसी। पहला है लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम, डर्टी रीड प्रॉब्लम, इनकरेक्ट समरी प्रॉब्लम, अनरिपीटेबल रीड प्रॉब्लम। तो ये तो आपने नाम देख लिए, अब एक एक को लेते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है? इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम क्या होता है। और ये आपने बहुत ना ये आपने ना एक पहली इस पूरे पैराग्राफ में से पहली लाइन जो है ना वो आपने इस तरीके से लिखनी है, और लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि वो क्या होता है।
दिस प्रॉब्लम अकर्स व्हेन टू ट्रांजैक्शंस। तो एक तो पहली तो चीज होगी कि ये प्रॉब्लम कब आएगा, जब दो ट्रांजैक्शंस चल रही होंगी एट द सेम टाइम दैट एक्सेस सेम डेटाबेस आइटम। अच्छा, अब सपोज करो डेटाबेस आइटम का नाम एक्स है ना, तो दोनों उसको रीड कर रही होंगी या राइट कर रही होंगी, एक्सेस कर रही होंगी। डेटाबेस आइटम, तो लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम, डेटाबेस आइटम का नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो सेम होगा। अब दोबारा से पढ़ते हैं। दिस प्रॉब्लम अकर्स व्हेन टू ट्रांजैक्शंस दैट एक्सेस सेम डेटाबेस आइटम हैव देयर ऑपरेशंस इंटरलीव्ड इन सच ए वे। इंटरलीव्ड का मतलब ये होता है कि एक ट्रांजैक्शन एक काम करे, फिर दूसरी कर रही है, फिर वापस पहली कर रही है, जिग जैग फैशन में नहीं होता काम। तो इंटरलीव्ड के दोनों इकट्ठे काम कर रही है। ये सारा जब काम होता है दैट मेक्स द वैल्यू ऑफ सम डेटाबेस आइटम इनकरेक्ट। इस सारे की वजह से ना एक डेटाबेस आइटम इनकरेक्ट हो जाता है। अब ये पैराग्राफ आपने लिखना है, इसकी अभी एग्जांपल करते हैं, लेकिन दोबारा से मैं इसको पढ़ देता हूँ। ये प्रॉब्लम तब आता है कि जब दो ट्रांजेक्शन्स चल रही होती हैं इकट्ठे, और वो एक ही डेटाबेस आइटम को एक्सेस करती हैं और उसकी वैल्यू को वो गलत बना देती हैं। अब वो कैसे होता है वो हम एग्जाम्पल के साथ अगली स्लाइड में एक्सप्लेन करते हैं। अब देखो, इसमें दो ट्रांजेक्शन है T1 और T2, और T1 ने रीड किया, RX का मतलब होता है रीड करना। तो x की वैल्यू थी 100, तो 100 को उसने 110 रुपये 100 में कितनी वैल्यू ऐड की, 10, और कितनी होगी 110। अब T2 ने रीड किया। अब आप कहेंगे यहाँ पर समझें बात को। देखो, T2 ने रीड किया 100, हालांकि उसको करना चाहिए था 110। मसला ये है कि T1 ने ना अभी अपडेट नहीं किया था, यानी कि वैल्यू बढ़ाने के बाद ना डेटाबेस में राइट नहीं किया था, इसलिए T2 ने जब रीड किया ना x, तो वो 100 किया है। हालांकि आप में से बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे कि 110 कर रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो उसने जब 100 किया, फिर अब जब 100 कर लिया ना, तब जाके उसने पहली T1 ने फिर राइट किया 110। तो हालांकि जो वैल्यू है उसको जब उसने रीड किया था, तो उस वक्त ही अगर वो अपडेट कर देता ना, तो फिर वो रीड करता 110। लेकिन ये मसला हो गया। अब आगे बढ़े तो उसने 100 में से 20 माइनस किए T2 ने, तो 80 आ गया, और फिर उसने राइट कर दिया। तो देखो, इस वजह से जो अपडेट की थी ना T1 ने, वो लॉस्ट हो गई है। तो इसकी वजह से वैल्यू जो है ना वो गलत आई है। हालांकि x की वैल्यू अगर सारा सही चलता ना, तो x की वैल्यू 90 आनी चाहिए। जो अब मैं आपको दूसरा प्रॉब्लम बता रहा हूँ, डर्टी रीड प्रॉब्लम। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। दिस प्रॉब्लम अकर्स व्हेन वन ट्रांजैक्शन अपडेट्स एंड देन ट्रांजैक्शन फेल्स फॉर सम रीजन। यानी वो कमिट नहीं होती, तो वो फेल हो जाती है, तो दूसरी जो ट्रांजैक्शन है ना वो पढ़ लेती है। Meanwhile, updated item is accessed by another transaction before it is changed back to its original value. तो ये आप लोग लिखना पड़ेगा, मैं आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। तो वैसे ये आसान है। दिस प्रॉब्लम अकर्स व्हेन, तो आप ये कह सकते हैं कि दिस प्रॉब्लम अकर्स व्हेन देयर आर टू ट्रांजैक्शंस, वन ट्रांजैक्शन अपडेट्स एंड फेल्स whereas updated item is accessed by other transaction। तो इंग्लिश, अब मैं एग्जांपल आपको, ये डर्टी रीड प्रॉब्लम है। देखो, एक ट्रांजैक्शन T1 है, उसने रीड की x की वैल्यू सपोज करो 100 थी, तो कितनी होगी 110 होगी, और राइट भी उसने कर दिया, तो ये 110 हो गई। अब T2 ने रीड किया x की वैल्यू 110, उसमें डाला उसने 150, 160 हो गई, और राइट करती है 160। मसला ये हुआ है कि ये फेल हो गई है ट्रांजैक्शन। आपको पता है जब ट्रांजैक्शन फेल हो जाए ना, तो वो अबॉर्ट हो जाती है, रोल बैक हो जाती है। तो फिर तो देखो ना, इसका मतलब है कि ये ट्रांजैक्शन ही जब रोल बैक हो गई है, लेकिन T2 ने उसकी वैल्यू रीड कर ली थी लाइन नंबर 5 पे। तो इसलिए इस प्रॉब्लम को कहेंगे डर्टी रीड। कि अगर एक ट्रांजैक्शन कुछ आइटम को अपडेट करे और दूसरी ट्रांजैक्शन अपडेटेड आइटम एक्सेस करके काम कर ले, और पहली वाली फेल हो जाए, तो उस सूरत में जो अपडेटेड आइटम एक्सेस किया होता है ना, वो डर्टी होता है, क्योंकि उसका इफेक्ट डेटाबेस में ख़त्म हो जाता है।
तो इस प्रॉब्लम को कहेंगे डर्टी रीड प्रॉब्लम। तो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम पढ़ा रहा हूँ, उसको कहते हैं इनकरेक्ट समरी प्रॉब्लम। तो ये इंग्लिश में पढ़ लें। इफ वन ट्रांजेक्शन इज कैलकुलेटिंग एन एग्रीगेट समरी on number of database item while other transactions are updating some of these items, the aggregate function may calculate some values before they are updated and others after they are updated। अच्छा, इसको हम जरा उर्दू में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, एक ट्रांजैक्शन है, आपने कहा जी सपोज करो हमारे यूनिवर्सिटी के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं ना, मैनेजर ने कहा कि आप जितने एम्प्लॉयज़ हैं सारों का ज़रा समरी बताओ कि कितनी पैसे मैंने इनको ट्रांसफ़र करने हैं, कितनी पे बनेगी। तो वो जी उसने कैलकुलेशन शुरू कर दी। लेकिन होता ये है कि एट द सेम टाइम ना एक चीज़ ये होती है कि एक एम्प्लॉय जो होता है ना, वो क्या होता है कि उसने कोई गलती की होती है तो उसकी 2 दिन की सैलरी डिडक्ट हो रही होती है। तो दूसरी जो ट्रांजैक्शन होती है ना, एट द सेम टाइम वो ना डिडक्शन कर रही होती है। तो अब मुझे बताओ कि समरी तो गलत हो गई ना। यानी कि या इसकी एक और एग्जांपल है कि अगर ना सपोज करें कि एक एक एम्प्लॉय जो है वो उसकी सैलरी बढ़ा रहा है, कोई बोनस लगा हुआ है। तो वो बोनस अभी लगा रहा है लेकिन वो पहली एक ट्रांजैक्शन अपडेट कर रही है और एक ट्रांजैक्शन कैलकुलेशन कर रही है। तो ये प्रॉब्लम फिर आ सकता है। तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि इनकरेक्ट समरी प्रॉब्लम। अब देखो, दो ट्रांजैक्शन है, T1 है और T3 है। तो T1 ने कहा, सपोज करो कि ये सैलरी है, सब लोगों की कैलकुलेशन कर रहा है। तो सम 0 था, फिर उसने एक एम्प्लॉय का किया, सम उसमें बढ़ाता जा रहा है। लेकिन एक था एक्स में से ना कुछ डिडक्शन हो गई, T1 कह रहा था। तो वो तो T1 जो है वो तो टेम्परेरी तौर पे उसने डिडक्शन किया है कि उसकी किसी गलती की वजह से, लेकिन टोटल सैलरी तो उसकी सही फिर सम नहीं आएगा। तो जब उसने रीड किया तो हालांकि उसकी सैलरी सपोज करो 25,000 थी, वो कुछ वजह से नहीं आया था तो 20,000 होगी। लेकिन ये T3 जो है ना, ये जस्ट मैनेजर को बताया जा रहा है कि टोटल सैलरी हम कितनी देते हैं। तो इस तरह के इनकरेक्ट समरी जो है वो बनेगी। फिर या फिर एक और प्रॉब्लम देखो, उसने y को सम कर लिया है। हालांकि जिस तरह मैं आपको बताया कि एक एम्प्लॉय को बोनस मिला है और उसकी सैलरी जो है ना वो बढ़ गई है। तो अब वो फिर इसमें इस सम में नहीं आएगी, क्योंकि जो y है उसको उसने पहले से ही रीड कर लिया था और उसको ऐड कर लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, उसको कहते हैं अनरिपीटेबल रीड प्रॉब्लम। ए प्रॉब्लम दैट मे अकर, इसको अनरिपीटेबल रीड कहते हैं। व्हेन ट्रांजैक्शन T रीड सेम आइटम ट्वाइस एंड आइटम इज चेंज्ड बाय अनदर ट्रांजैक्शन बिटवीन टू रीड्स। तो इसकी एग्जांपल मैं आपको एक बड़ी फनी सी एग्जांपल कराता हूँ। सपोज करो ईद आ गई है और एक बंदा है, उसके ना 7 चिल्ड्रन है, वो उनको लेके जा रहा है। तो ट्रांजैक्शन T1 में उसने जब रीड किया तो उस वक्त x की वैल्यू, x समझ लो कि रेलवे का रेलवे में कुछ सीट्स हैं, सपोज करो वो 7 सीट्स अवेलेबल थी। उसने रीड किया तो उसने कहा जी अब ठीक है, हम इनको लेके चलते हैं। लेकिन जब उसने दोबारा रीड किया ना, तो सपोज करो अभी उसने ट्रांजैक्शन नहीं की, उसने बस सिर्फ चेक किया कि अच्छा जी 7 सीटें अवेलेबल हैं। तो एट द सेम टाइम उसके बाद उसने कहा जी बच्चों तैयार हो जाओ। तो T2 ने कहा कि रीड करो। तो एक दूसरा बंदा था, उसने उसके भी 7 ही बच्चे थे, उसने रीड भी किया और उसी वक्त उसने बुक भी करा दी और फिर जब उसने राइट कर दिया तो अब तो 0 हो गया ना। तो अब समझो कि सीटें बुक हो गई हैं, ईद का टाइम है, तो कोई भी सीट नहीं थी। अब उसने T1 बेचारे ने दोबारा एक बंदा, उसने T1 उसने रीड किया तो उस वक्त फिर उसको 0 मिल रही थी वैल्यू।